हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा। पहले 3 लेक्चर्स में जो है हमने डिस्कस किए थे कुछ डायमेंशंस। मैंने आपको बोला था वो याद कर लें, कोशिश करें जितना याद कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा याद करोगे, क्योंकि आप एक कंपटीशन में हो। देखो आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम है, जो जेई एग्ज़ाम है, आईआईटी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या नीट है, वो एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, ठीक है। उस एग्ज़ाम में आपको पास नहीं होना है। उसमें ये नहीं कि आपके 40% आ जाए तो आप क्लियर कर जाओगे। उसमें कट ऑफ निकलती है, ठीक है। उसमें कट ऑफ निकलती है, उसमें आपको 10 to 20 फर्स्ट 20,000 बच्चों में सेलेक्ट होना है। तो फर्स्ट 20,000 बच्चे ऑल इंडिया में, तो उसके लिए आप एक रेस में भाग रहे हो। आप तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा सेलेक्ट होने के रहेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कम है, ठीक है। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब वो आप पे डिपेंड करती है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके और से ज़्यादा सीख सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलेज बताए थे वो जितनी जल्दी लर्न कर लोगे उतना ही अच्छा। नहीं कर पाते हो तो भी चलेगा, बट फिर आप कंपटीशन में धीरे धीरे पीछे होते जाओगे, ठीक है। बोर्ड वाइज तो उसको आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कंपटीशन वाइज आप कोशिश करो। धीरे धीरे तो कंपटीशन के लिए भी काम हो जाएगा, बट फिर भी आपका जो फर्स्ट मैंने बताया फर्स्ट टेस्ट होंगे उसमें भी वो काम में देंगे। तो अभी हमने डायमेंशंस पढ़ ली। कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी भी रह रही हैं, कोई नहीं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आएंगी तो मैं बीच बीच में डिस्कस करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। 44 जो मैंने समझाई है वो तो आप देख ही लेना। अब बात करते हैं आगे की कि भाई ये डायमेंशंस जो हमने पढ़ी वो क्यों पढ़ी, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो लिखो हेडिंग नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल जो आपने निकाला है उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या आप एप्लीकेशन है तो 4 एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, टू कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर। हर फिजिकल क्वांटिटी कोई एक यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट भी होती है, बाकी यूनिट्स भी होती है। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, मीटर को किलोमीटर में, ये तो एक बहुत ही इजी चीज़ बता दी मैंने। और भी यूनिट, जैसे आप पढ़ोगे फोर्स की एक यूनिट आप न्यूटन पढ़ते ही हो, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट और पढ़ोगे, डाइन भी पढ़ोगे। तो डाइन को न्यूटन में कितने एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, या जैसे वर्क की यूनिट जूल होती है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको आप बोलोगे अर्ज। तो एक जूल में कितने अर्ज होते हैं, ठीक है। तो ये सब निकालने के लिए, अपनी भी कुछ अलग अलग यूनिट्स बनाने के लिए, वो सब हम देखेंगे एक तो, ठीक है। सेकंड, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। हालांकि ये एक प्रिंसिपल है जो हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उस पे बेस्ड है। तो क्या करेंगे, डायमेंशनल ऑफ अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम। तीसरा, टू फाइंड द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला गिवन है आपको, हमको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मतलब अभी मैं वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, ठीक है। और फोर्थ है, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले भी हम डिराइव करेंगे। तो ये 4 आप नोट करें, फिर इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो करते हैं डिस्कस। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये मैं थोड़ा सा यूनिट को थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद करेंगे। आज इन तीनों पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आज इन तीनों के न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे,
ठीक है, तो चले इनको हम मिटाते हैं और हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। आज का लेक्चर में भी लंबा हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है कि आपका जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है, ठीक है, जैसे मैंने एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। अब आप हमेशा देखेंगे ये प्रिंसिपल ये बोलता है दो क्वांटिटीज़, देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कितनी टर्म्स हैं टोटल, तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 टर्म्स तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और एक टर्म लेफ्ट साइड में। देखिए ये एक पूरी टर्म, ये टर्म 1 हो गई, प्लस माइनस क्या करती है, टर्म्स को अलग करती है, तो इसके बीच में एक प्लस लग रहा है ये, और एक ये टर्म हो गई। इन 2 टर्म्स को हमने ऐड किया और फाइनली हमको आंसर मिला, उसको हमने थर्ड टर्म बोल दी, ठीक है। ये 3 टर्म्स हो गई, प्लस माइनस जहाँ पे भी बीच में लगे, ठीक है, उनको टर्म, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, और ये फाइनली आउटपुट ये आया। हमेशा याद रखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या, एक जैसा। तो इन टर्म्स की, ये जितनी भी टर्म्स हैं, इनकी डायमेंशन एक जैसी होगी। एक्चुअली में बोलना क्या चाहता है, बोलना ये चाहता है कि हमेशा एक जैसी टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं और आंसर भी एक जैसी टर्म ही मिलेगी। देखो मेरे पास 5 केले हैं और 2 तरबूज हैं, तो मैंने बोला बताओ कि मेरे पास कितने फल हैं, तो दोनों ही फल थे, पहले वाला भी फल था 5 केले और दूसरा वाला भी तरबूज था, तो आपने ऐड कर पाए दोनों को, आप बोल दोगे 7 फल हैं, 7 आ जाएगा आंसर। बट अगर मैंने बोला मेरे पास 3 किलो आम है और 2 लीटर दूध है, तो बताओ मेरे पास कितना सामान है, तो अब मैं आप ऐड नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं बोल पाऊँगा मेरे पास 5 किलो सामान है, क्योंकि 3 किलो सामान है और 2 तो लीटर है ना, तो 3 और 2 5 केजी में कैसे आ जाएगा, और ना मैं 5 लीटर आंसर दे सकता हूँ। एक जैसी टर्म्स नहीं ना दोनों, एक केजी में, एक मास है और एक लीटर वॉल्यूम है, तो केजी और वॉल्यूम कैसे ऐड हो सकते हैं, मास और वॉल्यूम कैसे ऐड हो सकते हैं, यानी जब भी ऐड होगी तो सेम टाइप की क्वांटिटीज़ ही ऐड होंगी और सेम टाइप की क्वांटिटीज़ ही सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, हमेशा ये, और आंसर भी उसी टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसकी डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। जब भी कोई फॉर्मूला होगा तो हमेशा ऐसा ही होगा कि जो 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशन सेम होगी। देखो यहाँ पे मिलेगा भी, ये एग्जाम्पल्स है, और अगर वो नहीं है यानी वो फॉर्मूला ही गलत है, हो ही नहीं सकता वो फॉर्मूला से। आप सिंपल सी चीज़ बोलो, आप ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते जो क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, हमेशा आप सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और आंसर भी वही टाइप की क्वांटिटी मिलेगी। यानी ये जो 3 टर्म्स हैं, तो टर्म 1 की डायमेंशन और टर्म 2 की डायमेंशन सेम होगी, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम, और इसकी भी डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि आंसर तो इन दोनों से मिला जो आंसर, उसकी भी डायमेंशन सेम होगी, और तीनों की डायमेंशन सेम होगी। देखिए मैं एग्जांपल से चेक भी कर सकता हूँ। चलो टर्म 1 की डायमेंशन निकालते हैं। टर्म 1 में क्या क्या डायमेंशन पूरा, यानी मुझे u और t दोनों की डायमेंशन निकालनी, ठीक है। याद है कि क्या है, s होता था डिस्प्लेसमेंट, u होता था वेलोसिटी, t होता था इनिशियल वेलोसिटी, t होता था टाइम, हाफ एक कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम है। तो बताओ u की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन, अच्छा u की डायमेंशन क्या होता है, L1 t - 1, ये तो वेलोसिटी है, और t की डायमेंशन कितना है, t, तो कितना बचा मेरे पास, L1, यानी फर्स्ट टर्म की डायमेंशन कितनी बची, L1 ही बची ना। देखो अब सेकंड टर्म की भी डायमेंशन L1 ही होनी चाहिए, तो ही वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज़ का एडिशन नहीं हो सकता। तो टर्म 2 की भी डायमेंशन, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट ही है। बट अगर आपको कोई 2 अलग अलग डायमेंशन ऐड हो रही है, तो मान आप बोल देना फॉर्मूला ही गलत है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो टर्म 2 की डायमेंशन निकालें, तो टर्म 2 की बताओ डायमेंशन, यानी हाफ a और t स्क्वायर की डायमेंशन, हाफ की डायमेंशन
ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन का स्क्वायर। चलो हाफ की डायमेंशन कितनी होती है? हाफ तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, मतलब ये वाले कांस्टेंट्स की। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ए की डायमेंशन L1 t-2 और टी स्क्वायर की टी और उसका स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर। ये दोनों भी इस बार निपट देंगे एक दूसरे को, तो L1 ही बचा। अच्छा, और ये क्या है? टर्म की तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो होती है L। समझ में आ रहा है? ये हर केस में होगा आपके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी केस में है। जितने भी फॉर्मूला आज तक आपने कहीं पे भी देखे हैं, फिजिक्स में, साइंस में, ठीक है, वो सारे के सारे डायमेंशनली करेक्ट ही होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे। होमोजेनिटी मतलब एक जैसी ही चीज एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, और आंसर भी वही डायमेंशन वाली मिलेगी। एक जैसी मतलब एक ही डायमेंशन वाली टर्म दूसरी वाली डायमेंशनल टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। टर्म कैसे डिस्टिंग्विश होती है? प्लस या माइनस के बाद। याद रखना, इधर ए और टी स्क्वायर अलग टर्म नहीं है, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स का एडिशन ये आपको ये वाली टर्म दे रही है और सबकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो इसी पे बेस्ड है, सेकंड, थर्ड तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड वाली एप्लीकेशन मैंने बताया था, यूनिट वाली एप्लीकेशन को बाद में करेंगे, पहले सेकंड वाली एप्लीकेशन को करेंगे। तो सेकंड वाली एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। तो सीधे न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, और मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन उतार रहे हैं जल्दी से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। आपको ए की भी डायमेंशन नहीं पता, बी की भी नहीं पता, आपको दोनों की मिला के पहले दोनों की अलग अलग डायमेंशन निकालनी है और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके डायमेंशन निकालनी है। ये एक रिलेशनशिप दे रखा है आपको, P इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए टी। पी यहाँ पे पावर है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी यहाँ पे टाइम है, ए नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं है, और बी भी नहीं पता। अब बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप क्या बोल सकते हो? किन दो टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी? क्या ये b और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी? क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट या माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ b, सॉल्यूशन लिखे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। भाई b की डायमेंशन और x स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम टाइप की ही टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब b की डायमेंशन आ जाएगी, बहुत ही सिंपल। x की डायमेंशन क्या है? x क्या डिस्प्लेसमेंट, तो b की डायमेंशन आ गई L स्क्वायर। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो b की तो आ गई, अब a की। अब a की क्या है? जो पावर की डायमेंशन होगी, क्या वो इस पूरी टर्म की डायमेंशन के बराबर नहीं होगी? पावर का ही तो फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा, न्यूमरेटर की डायमेंशन पता है क्या हमको? इस पूरे की तो डायमेंशन पता है L स्क्वायर। भाई ये इसकी L स्क्वायर और इसकी भी L स्क्वायर, तो रिजल्ट भी L स्क्वायर होगा। अच्छा, पावर की डायमेंशन पता है क्या? तो पावर की डायमेंशन क्या थी? पावर होता है फोर्स अपॉन वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन होती है m1 L1 L2 t-2, और टाइम क्या हो जाएगा? 80, और तो m1 L2 t-3, तो m1 L2 t-3। अब न्यूमरेटर की तो डायमेंशन हमको पता है, कितनी है? L स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a की डायमेंशन तो नहीं पता, मेरे को निकालनी है, बट टाइम की डायमेंशन पता है, कितनी? t। अब a को तो इधर भेज देते हैं जिसकी डायमेंशन निकालनी है, और इनको इधर भेज देते हैं। तो a को तो आपने इधर भेज दिया, ठीक है, और ये हो गया L स्क्वायर m1 L2 t-3t, ठीक है, यानी ये हो गया। अच्छा, L स्क्वायर से L स्क्वायर ने पट गया। अच्छा, टी स्क्वायर है और t की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो 1 और नीचे m1 और t की पावर -2, तो क्या हो गया? m-1 t की पावर 2। ये होगी a की डायमेंशन। a की डायमेंशन क्या होगी? m-1 t की पावर t की पावर +2, ठीक है। बट मुझे a और b की नहीं निकालनी थी डायमेंशन, मुझे a इंटू बी की डायमेंशन निकालनी थी। क्वेश्चन ये था ना, a इंटू बी की डायमेंशन निकालो। a इंटू बी की डायमेंशन मतलब a की डायमेंशन इंटू बी की डायमेंशन। a की डायमेंशन आपकी कितनी है? m-1
T2 और b की डायमेंशन कितनी है L², तो क्या हो जाएगा m-1 L2 T2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन से समझ लेना। ठीक है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है। आपको a भी नहीं पता, b भी नहीं पता, ये आपको रिलेशनशिप दे रखा है, ये एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको पता है कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, ठीक है, 2 टर्म्स का एडिशन फाइनली। अच्छा, इसमें ये f है, फोर्स है, और ये आपको t टाइम दे रखा है, और x क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी चीज है, अगर जो इसकी डायमेंशन है वही इस टर्म की डायमेंशन होगी, वही इस टर्म की डायमेंशन होगी, पहले b की डायमेंशन निकाल देता है। सिंपल सी चीज है, जो f की डायमेंशन होगी वही b(t²) की डायमेंशन नहीं होगी। भाई मैंने बताया था ना, डायमेंशन सब बराबर होते हैं। चलो, f की डायमेंशन कितनी है, f की है m1 L1 T-2, b की डायमेंशन पता नहीं, और t की डायमेंशन का स्क्वायर। ठीक है, तो m1 L1 T-2, b की डायमेंशन निकालनी है, और t टाइम की डायमेंशन क्या होता है, t और t²। तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास, m1 L1 T-2 अपॉन t²। ये t² नीचे चला गया, तो हो गया m1 L1 T⁻⁻4। तो ये b की डायमेंशन है। ठीक है, सिंपल। चलो एक जल्दी से a की डायमेंशन आप खुद निकालो पॉज करके। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं a की डायमेंशन आपने निकाली या नहीं निकाली। ठीक है, b की डायमेंशन मैंने वहाँ लिख दी है। चलिए, अब f की डायमेंशन के बराबर क्या होगा, a√x की डायमेंशन। f की डायमेंशन m1 L1 T-2, a की डायमेंशन और x की डायमेंशन की पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ। चलिए, अब m1 L1 T-2 a की डायमेंशन निकालनी है, x एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी l की पावर हाफ। तो a की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m1 L1 T-2 अपॉन l की पावर हाफ। तो क्या आ जाएगी, m1 l की पावर हाफ, ये माइनस हो जाएगी, इसमें से हाफ 1 माइनस हाफ हाफ, और t की पावर -2। तो ये आपकी क्या हो गई, a की डायमेंशन। अब निकालना क्या था हमको, a बाई b की डायमेंशन, a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी थी। a अपॉन b की डायमेंशन मतलब a की डायमेंशन अपॉन b की डायमेंशन। a की डायमेंशन आई आपके पास m1 L½ T-2, और b की डायमेंशन m1 L1 T-4। ठीक है, m1 से m1 कट गया, ये l ऊपर जाके कितना बन जाएगा, -½ और ये ऊपर बन जाएगा t की पावर, तो l की पावर -½ t का स्क्वायर। ये आएगा हमारा a अपॉन b की डायमेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब ये वाला क्वेश्चन अब सबसे सॉल्व करना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन है। तो एक वॉन्डरवॉल फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, ये टाइप का फोर्स होता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। ठीक है, जो गैसेस के बीच में लगता है, वीक फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स, वीक फोर्स मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा था आपने, ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स था। ठीक है, तो वो वॉन्डरवॉल फोर्स इक्वेशन दे रखा है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन दे रखी है गैस की, और वो कुछ इस टाइप की दे रखी है। इसमें P क्या है, P लिख लो यहाँ पे, P है आपका प्रेशर, V क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, और R क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे गैस कांस्टेंट तो क्या है, तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताना भी भूल गया, 44 टर्म्स में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बहुत जगह, PV = nRT। ठीक है, तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। अब आपको जल्दी से पॉज करके आपको A एंड B की आपको डायमेंशन निकालनी है, और ऐसा यूनिट भी निकालनी है। हाँ जी, तो हुआ, कई लोग तो अटक गए होंगे। अब कई लोग क्या दिमाग लगा रहे होंगे, ये एक पूरी टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, और इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अब वो बोलेंगे यार R का डायमेंशन तो हमको पता ही नहीं। ठीक है, तो कैसे करें, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये एक पूरी टर्म है, बट इस टर्म में भी यहाँ पे ये तो 2 टर्म्स का एडिशन हो रहा है ना, 2 टर्म्स का एडिशन हो रहा है, यानी V का डायमेंशन और B का डायमेंशन तो सेम ही होगा।
बी का डायमेंशन तो आ गया, लल्लू था बिल्कुल। बी से बी और बी अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बी और बी का डायमेंशन तो सेम होगा ना, यानी बी का डायमेंशन तो आ भी गया आपके पास, जो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है यानी एल क्यूब। इतना लल्लू क्वेश्चन था ये, ठीक है। सेम इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा तभी तो ऐड हो रहे हैं, यानी प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, ए अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 L-1 T-2, ये तो हो गया प्रेशर का डायमेंशन। ए का डायमेंशन मेरे को निकालना है, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, और एल क्यूब का भी क्या हो रहा है स्क्वायर, यानी क्या हो गया m1 L-1 T-2, ए का डायमेंशन अपॉन एल की पावर 6। अभी एल की पावर 6 यहाँ चल जाएगी तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 L-1 T-2 इंटू एल की पावर 6, ठीक है। इससे एल की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली क्या हो गया m1 L5 T की पावर -2। ये आ गई ए की डायमेंशन और वो थी बी की डायमेंशन, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट, वो क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट, तो मीटर क्यूब हो जाएगी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी केजी मीटर की पावर 5 टाइम की सेकंड की पावर -2। m यानी केजी, l यानी मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। ये इनकी ऐसा यूनिट्स हो। तो लल्लू क्वेश्चन था, ये मीटर क्यूब है, ठीक है। ध्यान रखना आप हमेशा एक टाइप के दिमाग आपका सेटअप हो जाता है। देखो कहीं पे भी अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम टाइप की टर्म्स ही होंगी, ठीक है। मैंने बोलता ना आर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशनशिप दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। 12th क्लास में आप ये रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से करता है, म्यू इक्वल्स टू, म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या पे है, यहाँ पे वेवलेंथ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ठीक है। या आप जो पढ़ते हैं ना डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट जो डिस्पर्स होती थी, टूटती थी स्पेक्ट्रम में, वही उसी के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ए और बी की ऐसा यूनिट निकालनी है। ऐसा यूनिट निकालने के लिए आपको इनके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, फिर ऐसा यूनिट निकलेगी। तो जल्दी से पॉज करके आप ये सॉल्व करें। चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो जो डायमेंशन म्यू की होगी वही डायमेंशन ए की होगी मेरे ख्याल से। रिजल्ट सेम आ रहा है ना भाई। इसकी डायमेंशन, इस पूरी टर्म की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। अच्छा, म्यू क्या होता है डायमेंशन लेस, तो ए भी क्या हो जाएगा डायमेंशन। ए इज डायमेंशन, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। यूनिट लेस भी एंड यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। कोई क्वांटिटी यूनिट भी नहीं है, ठीक है। चलो अब बी की निकालते हैं। तो म्यू की डायमेंशन किसके बराबर होगी, बी अपॉन लैम्डा, बी की डायमेंशन अपॉन लैम्डा की डायमेंशन का स्क्वायर। अच्छा, म्यू की डायमेंशन तो है ही नहीं, तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, क्या लैम्डा की डायमेंशन का स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर भेज देते हैं, इसकी तो डायमेंशन नहीं है। अच्छा, बी की डायमेंशन यही रहेगी। अच्छा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ एल, तो एल स्क्वायर, यानी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी। तो लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे के जा रहा हूँ और आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम सिर्फ सेकंड वाला टर्म हमने जो एप्लीकेशन है वो की है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड और फोर्थ को एक साथ करेंगे और फर्स्ट वाली को एक साथ अलग करेंगे। तो ठीक है, तो लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं और छोटे छोटे आप प्रैक्टिस करते रहो साथ, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ये मैंने होमवर्क के लिए 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये 7 के 7 क्वेश्चंस आपको करना है, पॉज करके सारे क्वेश्चन उतारना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजी से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डिस्कस करूँगा। इजी क्वेश्चन है और फिर हम आगे की दो जो मतलब थर्ड और फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।
ओके, थैंक यू।